everybody, I hope all of you are doing good. I am Deepika from Learno Hub, एक ऐसा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एंड एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईसीएसई मैथ्स क्लास 7 का नेक्स्ट चैप्टर, और जो चैप्टर है वो है डेटा। तो बेसिकली हम स्टैटिस्टिक्स, डेटा को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वही सब पढ़ने वाले हैं। ये सेम ही चैप्टर है, ऑलमोस्ट सेम, जो हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, क्लास 6 में भी पढ़ा था। तो हमने इसमें मीन पढ़ा था, मीडियन पढ़ा था, और हमने बस मोड नहीं पढ़ा था। बस वो एक एडिशन है इस क्लास में, बाकी तो आप सबका रिविजन ही है, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। So let us start with the word, the term statistics। तो statistics हमने पढ़ा था। What is statistics? तो basically ये एक ऐसी साइंस है जो डील करती है with collection, right? So with collection, presentation, okay, one second, collection, presentation, analysis and interpretation of numerical इंफॉर्मेशन। कि मतलब मैं किसी क्लास में गई, मैंने वहां पर जाके पूछा कि आप सबके टर्म 1 में मैथ्स में कितने मार्क्स आए थे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज बेसिकली आई एम कलेक्टिंग सम इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म। अब मैंने मार्क्स पूछे हैं तो आप ए बी सी में तो बताओगे नहीं, यू विल टेल मी द डेटा इन फॉर्म ऑफ नंबर्स, इन फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डेटा आएगा मेरे पास, राइट। सो दैट कलेक्शन, उसको प्रेजेंट करना, उसको एनालाइज करना, उससे कुछ डेटा निकालना, उस डेटा को से मतलब कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, उसको अरेंज करके उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालना। सो दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिस्टिक्स। ओके, सो व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स? इट इज बेसिकली अ साइंस। ओके, अब जैसे ये जो कलेक्शन किया है हमने, ये जो नंबर्स का, वैल्यूज का जो हमारे पास कलेक्शन आया है, ये हमें हेल्प करता है अपने एक्सपीरियंसेस को ड्रॉ करने में, ठीक है। जैसे मैं गई क्लास 7 में और मैंने सब बच्चों से पूछा कि बच्चों आप सबके यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और आपके से टर्म 1 एग्जाम में मैथ्स में कितने कितने मार्क्स आए हैं। तो मैंने आप सबका डेटा ले लिया, मैंने वो लिख लिया नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है, नाम लिखा, आगे नंबर्स की फॉर्म में मैंने डेटा लिख लिया। अब इस डेटा से, ये डेटा मुझे क्या बताएगा? ये डेटा मुझे ये बताएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया है, आपको उसमें कितना समझ आया है, ठीक है। तो मार्क्स बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें ये बताते कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग रही है अभी तक के चैप्टर्स में वो कितनी थी, वो आपके मुझे मार्क्स से पता चलेगी। तो इससे मैं अपने एक्सपीरियंसेस ड्रॉ करूंगी। हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा हो, सबके अच्छे मार्क्स हैं, ऑन एन एवरेज अच्छा है, मतलब जो रिजल्ट है वो अच्छा है। हो सकता है कि जो एवरेज है वो, मतलब जो मैं मीन निकालूं या एवरेज निकालूं, वो कम है। तो इसका मतलब कि सिर्फ कुछ बच्चे हैं जो समझ पा रहे हैं, बाकियों को समझ नहीं आ रहा है। तो मैं अपने लिए एक इंफॉर्मेशन निकालूं, उससे एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालूंगी, उससे मैं कुछ रिजल्ट्स ड्रॉ करूंगी। आई विल ड्रॉ इन्फ्रेंसेस फ्रॉम देम, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरे पास नंबर्स आ गए हैं कुछ से, ये मैथ्स एग्जाम के मार्क्स हैं क्लास 7 के इन टर्म 1, ठीक है। सो दिस इज द न्यूमेरिकल डेटा दैट आई हैव। ओके, अब ये जो डेटा है बेसिकली, तो ये फिगर्स में या न्यूमेरिकल फिगर्स में ही होता है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो हर एक नंबर जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, हर एक नंबर यहाँ पर क्या कहलाती है? एक ऑब्जर्वेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? एक ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। अब ये जो डेटा है ना, ये दो तरह का होता है। सबसे पहले होता है प्राइमरी डेटा एंड सेकंड इज सेकेंडरी डेटा। फर्क क्या है दोनों में? फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइमरी डेटा मतलब डेटा, जैसे मैं क्लास में आई, मैंने आपसे आपके मार्क्स ले लिए, ठीक है, कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए, मैंने डायरेक्टली आपसे वैल्यूज ली और वो लिख ली। सो डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय पर्सन डायरेक्टली विदाउट
टेकिंग हेल्प ऑफ एनी सोर्स फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। ठीक है, मैं गई, मैंने आपसे नंबर्स लिए, ठीक है, मार्क्स लिए आपके, और वो मैंने लिख लिए, तो डायरेक्टली मैंने आपसे लिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं और किसी और से पूछे आपके मार्क्स। ठीक है, सो दैट इज द प्राइमरी डेटा। Now, what is secondary data? So, secondary data is data that is borrowed by a person from some other source. ठीक है, मान लो कि मैं गई और मैंने कंप्यूटर से या किसी और टीचर से आपके मार्क्स लिए। तो पहले आपको टर्म 1 में कोई और टीचर पढ़ाता था, अब टर्म 2 में मैं आ गई हूँ आपको पढ़ाने। तो मैं आपके टीचर के पास गई, जो प्रीवियस टीचर थी, मैं उनसे डेटा लेकर आई। सो दैट डेटा इज टेकन बाय मी फ्रॉम सम सोर्स। ठीक है, सो दैट इज द सेकेंडरी डेटा। क्लियर हो गई बात, सिंपल है। तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है जिसे हम ओरिजिनल फॉर्म में, मैंने बोला रोल नंबर 1 मार्क्स बताओ, 2 मार्क्स बताओ, 3 मार्क्स बताओ, और मैं लिखती गई। सो दिस डेटा इज बेसिकली इन द रॉ फॉर्म। ठीक है, ये रॉ फॉर्म में एक डेटा है, सो दिस इज कॉल्ड एज रॉ डेटा। ओके, अब इस डेटा को जब हमें यूज करना होता है तो उस डेटा को हम या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो जैसे हमने मीन और मीडियन ऑलरेडी पढ़ा है, तो हमें पता है कि मीन के केस में ना हमें असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जब भी हम मीडियन निकालते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है। पहले हमें उस डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है, एंड सच डेटा इज कॉल्ड एज एरे और एरेड डेटा। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास ना ये कुछ नंबर्स हैं, राइट, अब मेरे पास ये नंबर्स हैं, अभी मैं इसको बोलूंगी रॉ डेटा। ठीक है, अब मान लो मैं इसको अरेंज कर देती हूं असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, सो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर देन वी हैव 4, 2 बार 5 है मेरे पास, 6 है, 7 है और 9 है। नाउ आई हैव अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग फॉर्म। ठीक है, सो सच डेटा इज कॉल्ड एज एन एरे या फिर एरेड डेटा। सिंपल, समझ आया? ठीक है, कोई प्रॉब्लम, कहीं पर कोई डाउट तो आज क्वेश्चन सेक्शन में पूछना, नहीं तो लर्नो हब स्वयं में मैथ्स की क्लास बुक कर लेना। ओके, तो अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना इस एरे डेटा, इवन डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एन एरे और एरेड डेटा, राइट। तो बेसिक समझ आ गया है। तो क्योंकि मैथ्स है और इवन स्टैटिस्टिक्स है, राइट, तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ताकि आपको कहीं पर भी कोई डाउट ना रहे। तो हम शुरू करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। सो लेट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स let the marks obtained by 30 students of class 7 in class test out of 50 be this। ठीक है, तो मान लो ये जो है ये 30 स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ 50 ये मार्क्स हैं। तो अब मुझे इस डेटा में से कुछ इंफॉर्मेशन निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगी? अब ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में मेरे पास एक रॉ डेटा है, राइट। अब देखो, हमने फ्रीक्वेंसी एक वर्ड पढ़ा था, याद आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कुछ पढ़ा था। तो बेसिकली इस डेटा से मुझे एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। तो वो हम कैसे बनाते हैं? हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में हम लिखेंगे मार्क्स, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे टेली मार्क्स, राइट। तो क्या लिखेंगे? टेली मार्क्स। और थर्ड कॉलम में हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, करेक्ट। अब इन तीनों कॉलम्स में हमें फिल करना है डेटा। अब डेटा क्या रहेगा? सबसे पहले इस पूरे जो रॉ डेटा है इसमें हमें स्मॉलेस्ट नंबर देखना है, विच आई कैन सी इज 5। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट नंबर अगर आप देखो, सो नेक्स्ट नंबर इज 9, right? So 5, 9, then coming on to, then it is 12, 14, 16, right? So 12,
14, 16 ऐसे करके हम पूरा डेटा यहाँ पर लिख लेंगे, पूरे जो रॉ डेटा है वो जो मार्क्स आए हैं बच्चों के वो लिख लेंगे। अब हम लगाएंगे टेली मार्क्स। तो सबसे पहला हमारा नंबर है 5, ये हमने ऑलरेडी किया है, ये जस्ट मैं आपको रिविजन के लिए बता रही हूँ। देन विल डायरेक्टली जंप ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट। ओके, सो सबसे पहले है नंबर 5। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें, सो नंबर 5 कितनी बार आया है, पहले एक बार आया है, फिर उसके बाद एक और बार आया है, सो ये दूसरा टेली मार्क लग गया। तो याद है ना कि फर्स्ट 4 टाइम्स अगर नंबर आता है तो हम ऐसे टेली मार्क्स लगाते हैं, स्टैंडिंग लाइंस, और जब वो 5th टाइम आता है तो हम इसको ऐसे क्रॉस कर देते हैं। सो दिस रिप्रेजेंट्स 5। उसके बाद अगर 6th टाइम सेम नंबर अपेयर होता है तो उसके लिए हम फिर से टेली मार्क लगाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में हम क्या लिखेंगे कि कितने बार बच्चों के 5 मार्क्स आए या कितने बच्चों के। तो यहाँ पर कितने बच्चों के आए हैं, 2। ठीक है, तो 2 बच्चों के यहाँ पर कितने मार्क्स आए हैं, 5 मार्क्स आए हैं। सो दिस इज हाउ वी पुट टेली मार्क्स। सो पहला काम क्या है, यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में सारे मार्क्स को लिख देना, राइट। तो ऐसा जब अरेंजमेंट हमारे पास होता है किसी भी डेटा का, सो उसे हम बुलाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बुलाते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। और इस टेबल को हम बुलाते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और कितने टाइम एक जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं या फिर ये जो लास्ट 3rd कॉलम है हमारा, ये रिप्रेजेंट करता है क्या, फ्रीक्वेंसी। जैसे इस टेबल में कि कितने बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। कितने बच्चों के 14 मार्क्स आए हैं, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, राइट। सो दिस 3rd कॉलम रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, सो लेट्स जंप ऑन टू आवर एक्सरसाइज पार्ट। सो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 1। वी आर स्टार्टिंग विद आवर एक्सरसाइज 24A। सो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, अ डाई वाज थ्रोन 20 टाइम्स एंड फॉलोइंग स्कोर्स वर रिकॉर्डेड। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस सोर्स का, राइट। तो 20 टाइम्स हमने उस डाई को फेंका, ये हमारे पास नंबर ऑफ स्कोर्स है। तो एक डाई है, उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो यहाँ पर हम स्कोर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लगा देंगे टेली मार्क्स, ओके। यहाँ पर हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें ये नंबर देखने को मिला है, ठीक है। तो लेट्स मेक दिस टेबल। तो हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है और कुछ नहीं करना। तो हमारा स्कोर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। तो ये हमारा स्कोर हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, पहले तो मैं यहाँ पर रोज भी बना लेती हूँ, सो एज टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन कि मैं टेली मार्क्स कहाँ लगा रही हूँ, राइट। तो यही किया था ना हमने क्लास 7 में भी, 6 में भी, सॉरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। सो द फर्स्ट नंबर इज 2। अब ध्यान से रिकॉल कर लो हमें करना कैसे है। तो टेक अप द फर्स्ट नंबर दैट इज 2। तो 2 को मैंने यहाँ पर कट किया और यहाँ पर एक टेली मार्क लगा दिया। अब 1 को मैंने यहाँ पर कट कर दिया, यहाँ पर इसका टेली मार्क लगा दिया। 5 को मैंने कट किया, यहाँ पर टेली मार्क लगा दिया। देन नेक्स्ट नंबर इज 2, सो नेक्स्ट टेली मार्क। देन 4 यहाँ पर, देन 5, देन 6, अगेन 1, देन 4 2 5 1 6 2 6 3 5 4 1 and 3, राइट। तो जैसे जैसे मैं वहां पर कट करती जा रही हूँ, यहाँ पर टेली मार्क लगाती जा रही हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कट ईच एंड एवरी नंबर, क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही नंबर को 2 बार उसके लिए टेली मार्क लगा दो, तो उससे जो हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस नंबर को आप वहाँ से स्ट्राइक ऑफ कर रहे हो उसका टेली मार्क लगाओ, फिर नेक्स्ट नंबर देखो उसको स्ट्राइक ऑफ करो, उसका टेली मार्क लगाओ, ठीक है। नाउ लेट अस फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। सो 4 करो, इनको ऐड 4 3
3, 3 एंड 3। तो इसका मतलब है कि नंबर 1 कितने टाइम्स आया है। सो नंबर 1 आया है 4 टाइम्स। देखो क्या हमारा ये इंफॉर्मेशन, ये डेटा सही है? ये रफली हम यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि 20 टाइम्स हमने डाई फेंका था और 20 टाइम्स की ये इन्फॉर्मेशन आई है। इनको ऐड करो, 4 4 8, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 6 20। तो इसका मतलब कि हमने सारी ही फ्रीक्वेंसीज को, सारे ही डेटा को हमने यहाँ पर कंसिडर किया है। सो इफ आई आस्क यू हाउ मेनी टाइम्स डिड 5 नंबर appeared, 5 score appeared, so you will directly see the table and you will say ma'am 3. Okay, so this is how a frequency distribution table is drawn. This setup is frequency distribution and this last column, the third column, shows the frequency of the first column. ठीक है, कि फर्स्ट कॉलम में जो डेटा है वो कितने टाइम्स अपीयर हुआ है, that is what our third column shows. ओके, बात समझ आ गई। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। बीच में काफी सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आपको उनमें कोई भी डाउट होता है, कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्लीज आस्क क्वेश्चन सेक्शन में पूछिए। और आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपको पूरे ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देन आई वुड सजेस्ट कि आप लर्नो हब स्वयं की क्लास बुक करें। ओके, तो हम आपको आराम से बैठ के सब कुछ समझा देंगे। ओके, नाउ लेट अस talk about the next question, that is question number 6. So the question says arrange the following data in descending order. पहले तो इस डेटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब बड़ा छोटा 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 सबसे छोटा, राइट? फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो सबसे पहले इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। सो लेट अस फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट नंबर। सो इट इज 4.1, राइट? सो 4.1, देन 4.1 और तो है नहीं, देन 4.0, राइट? तो यहाँ पर भी इनको मार्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लास्ट में कोई नंबर रह जाए तो उसको हम उसकी जगह पर एडजस्ट कर दें। देन नेक्स्ट नंबर इज 3.9, राइट? तो 3.9 एक और बार भी है, सो आई विल राइट 3.9। देन 3.8 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, देन राइट 3.8, 3.8, देन 3.7, राइट? सो 3.7, 3.7 तो 2 टाइम्स था, राइट? नाउ 3.6 है क्या? देखो जल्दी से चेक करो, हाँ है, 1 टाइम, राइट? सो 3.6, देन 3.5, सो 1 and 2, राइट? यस, सो 3.5 2 टाइम्स। अब 3.4 तो यहाँ पर आ गया 3.4 एक ही बार है, राइट? क्या बचता है? दिस इज ऑल डन। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3.3, 3.1, 3.1 जो एक एक बार ही आ रहे हैं, तो इनको मैंने यहाँ पर लिख दिया, राइट? नाउ लेट अस आंसर द क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्मिन द रेंज। व्हाट इज रेंज? रेंज का फॉर्मूला रिकॉल करो। सो रेंज इज इक्वल टू द हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू है 4.1 और लोएस्ट वैल्यू है 3.1, तो व्हाट इज द रेंज? इट इज 1.0। ओके, नाउ हाउ मेनी नंबर्स आर लेस देन 3.5? तो कितने नंबर्स हैं जो 3.5 से कम हैं, राइट? तो कितने हैं? 1 2 3 4। सो हाउ मेनी नंबर्स? 4 numbers. Okay, now how many numbers are 3.5 and above? तो आपको 3.5 भी लेना है और उसके ऊपर वाले नंबर्स भी लेने हैं। So 3.8 सॉरी, 1 2 3 4 5 6। सो कितने हैं? हाउ मेनी नंबर्स? 6 numbers. Okay, so I hope this is clear. कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन और you can book a class with us on Learno Hub स्वयं। Now coming on to the next topic, that is mean. तो mean क्या है? mean का हमने पढ़ा था क्लास 6 में भी कि mean को हम एक और नाम से बुलाते हैं, that is average। ठीक है, तो कहीं पर average निकालने के लिए बोला गया है या फिर mean निकालने के लिए बोला है, that is one and the same thing। ठीक है, so what is mean? mean is a group of observations. Mean of a group of observation is the value which is equally shared among all the observations। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मीन क्या है? मीन इज बेसिकली कि जितनी भी हमें ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनमें से ही एक ऑब्जर्वेशन या फिर उन ऑब्जर्वेशन को जब इक्वली शेयर करके हम कोई डेटा निकालते हैं। ओके, फॉरगेट अबाउट दिस ऑल्सो। सिंपली
जितने भी हमारे पास जो भी न्यूमेरिकल डेटा है उस सबको ऐड करो, फिर हर एक ऑब्जर्वेशन को काउंट करो। तो बेसिकली जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे उस सम को डिवाइड कर दो। सो दैट इज व्हाट अ मीन इज, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, नाउ लेट अस टेक अ वन एग्जांपल, लाइक इफ द मीन ऑफ 8 6 9 p plus 15 p plus 2 is 10, find out the value of p। तो बेसिकली जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या क्या हैं, यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस हैं 8 6 9 p plus 15 एंड p plus 2, और हमें मीन दिया गया है इनका 10, राइट। तो हमें यहाँ पर p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मीन का फॉर्मूला लिखो, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ all the observations divided by the number of observations। ठीक है, तो मीन हमें 10 दिया है, जो सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं दे आर 8 plus 6 plus 9 plus 15 plus p plus 2 divided by how many observations? So 1 2 3 4 and 5, so divided by 5। ठीक है, तो एक चीज है कि हम इसको यहाँ ले जाते हैं और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरा, अब इसको सिंप्लीफाई मतलब इसको सॉल्व करो। सो 8 plus 6 will be 14, 14 plus 9 will be 23, right? So 23 plus 2 will be 25 and 25 plus 15 will be 40। तो इसका मतलब 40 plus p that is we can also write it as 2p। तो इसको अब हम कुछ ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 40 plus 2p is equal to 10 5s are 50। ठीक है, सो 2p is equal to 50 minus 40, so 2p is equal to 10, right? So which means p is equal to 10 divided by 2 which is 5। तो यहाँ पर p की वैल्यू है 5। ओके, तो आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे करोगे, p की जगह 5 डालो, ठीक है, इन सारी ऑब्जर्वेशंस को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो। अगर आपका आंसर 10 आता है इसका मतलब कि आपकी p की वैल्यू सही निकली है। दिस इज हाउ यू क्रॉस चेक द आंसर। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन। तो मीन की कुछ प्रॉपर्टीज देखो। व्हाट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी? So the property says let the mean of n observations, मतलब number of observations n है, उनका mean है m। Okay, if each observation under consideration is increased by x, तो मान लो कि जो हमारी observations थी, ठीक है, तो वो ऐसे थी a b c। अब हर एक observation को हमने increase कर दिया by number x, तो अब मेरी observations हो गई a plus x, b plus x, c plus x। ठीक है, तो जो हमारा न्यू मीन आएगा वो क्या होगा? पहले मीन क्या था? m था, तो अब जो नया मीन आएगा उसमें भी हम सिंपली x को प्लस कर देंगे। दैट्स इट। जैसे कि लेट द मीन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशंस इज 17, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 8, व्हाट इज द न्यू मीन? तो न्यू मीन क्या होगा? ठीक है, तो न्यू मीन इज इक्वल टू, तो 20 ऑब्जर्वेशंस थी, ठीक है, जिनका मीन 17 था, तो अब हमने हर एक ऑब्जर्वेशन को 8 से इंक्रीज कर दिया। सो न्यू मीन विल बी 17 प्लस द नंबर बाय विच द ऑब्जर्वेशंस आर इंक्रीज्ड। तो कितना हो गया? 14 15, तो आंसर इज 25। द न्यू मीन इज 25। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2, लेट द मीन ऑफ n ऑब्जर्वेशन इज m। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन अंडर कंसिडरेशन इज डिक्रीज्ड बाय x, तो जो रिजल्टेंट मीन है उसमें से भी हम x माइनस कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? m माइनस x। सिंपल। वहां पर क्योंकि ऑब्जर्वेशंस में कोई नंबर ऐड हो रहा था तो इसलिए हमने सेम नंबर को मीन में ऐड कर दिया। यहाँ पर हमारी हर ऑब्जर्वेशन में से एक नंबर को हम माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर मीन में से भी उस नंबर को माइनस कर दो। सिंपल। जैसे कि let the mean of 35 observations is 23. If 5 is subtracted from each observation, what is the new mean? तो new
मीन क्या आएगा हमारा, सिंपली जो हमारा ओल्ड मीन था उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या आंसर आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। सो इट विल बी 18, द न्यू मीन हियर विल बी 18। सिंपल, दोनों ही प्रॉपर्टीज समझ आई हैं आपको, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, समझ आ गई। Okay, let us talk about the third property. So third property says let the mean of n observations is m, same statement. If each observation is multiplied by x, the new mean of the observation will be what, m multiplied by x। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। यहां पर एक चीज जो ध्यान रखने वाली है, जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ये जरूर पढ़ना है कि क्या वहां पर ये लिखा है कि हम हर ऑब्जर्वेशन में इस नंबर को ऐड, मल्टीप्लाई या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर किसी एक ऑब्जर्वेशन में ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रही है। अगर हर एक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो सिंपली हम मीन में उस सेम नंबर से सेम ऑपरेशन लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि इफ द मीन ऑफ 7 ऑब्जर्वेशंस इज 54, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 6, व्हाट विल बी द न्यू मीन। ठीक है, तो हमारा पुराना मीन क्या है, 54, तो हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर इसको भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 4s are 24, 2 6 5s are 30, so it will be 324, right? Okay, let's move ahead. Let us talk about question number the property number 4. तो अब ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है, let the mean of n observation is m, so each observation is divided by x. अब the new mean of the observation will be m divided by x. तो जो हमारा ओल्ड मीन है उसमें से उससे x को डिवाइड कर दो। ठीक है, उस मीन को x से डिवाइड कर दो, सिंपल। तो let the mean of 15 observations is 54, each observation is not multiplied but divided by 6। तो क्या करेंगे, तो जो हमारा न्यू मीन आएगा उसमें भी 54 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे और आंसर आप लिख दोगे। ठीक है, बात समझ आ गई। कहीं पर कोई भी डाउट हो प्लीज आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन। यहां पर आंसर क्या आएगा बताओ, 6 9s are 54, तो यहां पर जो हमारा न्यू मीन आएगा दैट विल बी 9, राइट। तो मतलब अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में आपने 1 ऐड किया है तो जो आपका मीन है, ठीक है, मीन है उसमें भी 1 ऐड कर दो तो वो नया मीन बन जाएगा। अगर आपने 1 सब्ट्रैक्ट किया है तो मीन में से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया है तो मीन को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने हर ऑब्जर्वेशन को 5 से डिवाइड किया है तो मीन को भी 5 से डिवाइड कर दो, सिंपल, right? Okay, now what is the last property? Last property says if the mean of n observations is m, the total of all the observation will be m into n. So let the mean of 30 observations is 12. तो क्या होगा, तो अगर मेरे पास अब मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशंस है, n है और जिनका मीन है m, तो what is the sum of all the observations? ठीक है, तो सम क्या रहेगा, सम रहेगा इन दोनों का मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे यहाँ पर मेरा जो मीन है 30 ऑब्जर्वेशन का, सो व्हाट इज 30 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और उसका मीन है क्या 12। तो मैं क्या करूंगी, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इज इक्वल टू देन m into n. So what is mean? Mean is 12 and number of observations is 30. तो कितना हो जाएगा 360, राइट। तो जो मेरा सम है सारी ऑब्जर्वेशन का दैट विल बी 360। तो अब हमने ये प्रॉपर्टीज पढ़ी ही क्यों, हमने ये प्रॉपर्टीज सिर्फ इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि ये सेम क्वेश्चंस हमें एक्सरसाइज में पूछे जाने वाले हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ। सो द एग्जाम्पल सेज इफ द मीन ऑफ 40 ऑब्जर्वेशंस इज 160। ठीक है, तो मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी हैं
40 हैं, जिनका मीन m जो है वो 160 है. इट वॉज फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ 165 इज रॉन्गली कॉपीड एज 125. तो जो सही वैल्यू है, ठीक है, वो 165 है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई दैट इज 125. तो हमें करेक्ट मीन निकालना है. तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, कितनी हैं, 40 हैं. जो हमारा मीन आया है उन ऑब्जर्वेशंस का वो 160 है. ठीक है. अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर ना आप साइड पर लिख लो व्हाट इज मीन. मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ओवर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. करेक्ट. अब ये पता लगा कि जो हमारी टर्म्स थी, ठीक है, जो हमारा डेटा आया था, वहाँ पर ना हमने 165 एक वैल्यू थी जिसको हमने 125 लिख दिया था. तो इसकी वजह से हमारा जो मीन है ना वो भी गलत हो गया. तो बेसिकली ये क्या है, ये हमारा इनकरेक्ट मीन है. करेक्ट. अब हमें फाइंड आउट करना है मीन, करेक्ट मीन बेसिकली. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, करेक्ट मीन को फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले तो यहाँ पर सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमें निकालनी है, क्योंकि सम हमारे पास है नहीं. तो मीन क्या दिया है हमें, जो इनकरेक्ट मीन है दैट इज 160. ये सम हमें निकालना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो 40 है. तो क्या हम इससे सम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे. तो हम सम को लेफ्ट हैंड साइड लेकर गए और 160 को राइट हैंड साइड ले आए और ये यहाँ पर था 40. जब 40 यहाँ जाएगा टुवर्ड्स द अदर साइड, इज इक्वल टू के अदर साइड जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू 160 मल्टीप्लाइड बाय 40. यहाँ डिवाइड हो रहा था तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 16 4s आर 64 एंड 00. तो जो हमारा इनकरेक्ट सम था वो क्या है, 6400. ठीक है. तो अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर रॉन्गली कॉपी किया है 125. तो ये जो हमारा इनकरेक्ट सम आया है, ठीक है, इस सम में से अब हमें मीन निकालना है. तो मीन में से हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए सबसे पहले अपना इनकरेक्ट सम लिखेंगे, उसमें से जो इनकरेक्ट वैल्यू हमने डाली थी उसको माइनस करेंगे और फिर उसमें जो करेक्ट वैल्यू थी उसको प्लस कर देंगे. ठीक है, 165. अब आप इसका आंसर निकालो यहाँ पर. ठीक है, तो कितना आंसर आएगा, सो दिस विल कम आउट टू बी 6400, राइट. और मैंने इसमें 165 ऐड करना है एक तरह से. ओके, तो करो आप भी कैलकुलेशन करो मेरे साथ. एंड आई एम सो हैप्पी कि जो मैं कैलकुलेशन बोलती हूँ वो बच्चे कमेंट सेक्शन में भी आंसर करते हैं और कुछ बच्चे आस्क क्वेश्चन सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर करते हैं. सो आई एम सो हैप्पी कि आप समझ रहे हो, वीडियोस देख रहे हो, समझ रहे हो और आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे हो, राइट. तो अब इसमें से मुझे 125 को माइनस भी करना है. सो दिस विल बी 0. अच्छा, मुझे यहाँ ऐड करना था. ओके, so let me do this calculation again. so 6400 में मैंने पहले तो मैं ऐड कर लेती हूँ. ठीक है, अब इसमें से मैं 125 माइनस कर लेती हूँ. तो मेरा जो आंसर आ गया है दैट इज 6440. तो ये मेरा करेक्ट मीन है. ठीक है, सो दिस इज माय करेक्टेड मीन. करेक्ट. अब मुझे क्या करना है, करेक्ट मीन ही निकालना था, निकाल लिया. ठीक है, तो अब ओके, तो करेक्ट मीन नहीं निकाला है अभी तक. तो मैंने सिर्फ यहाँ पर सम निकाला है, ये मीन नहीं है, दिस इज करेक्टेड सम. ठीक है, अब मीन कैसे निकलेगा, मीन निकलेगा दिस सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. सो मीन विल बी इक्वल टू sum of all the observation divided by the number of observations. तो number of observations में कोई गलती नहीं की है हमने, that is 40 only. तो करो इसको, आंसर निकालो. So 1
161, तो जो मेरा करेक्ट मीन आएगा अब दैट इज 161। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। अभी आगे भी हम 1-2 क्वेश्चंस इसके ऊपर करेंगे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को पढ़े ना तो हल्का सा ट्विस्टेड फॉर्म में क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सिंपल, ठीक है। तो इसको ध्यान से खुद भी पॉज करके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करना, और जितने भी आपकी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चंस हैं उन सब को प्रैक्टिस करना। ये मत सोचना कि ऊपर वाला सही आ गया तो नीचे वाला नहीं करते। सो यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, राइट? सो बिकॉज दिस इज मैथ्स वी नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। इज दैट राइट? ओके, सो चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मीडियन की। तो हमने मीडियन पढ़ा था, तो मीडियन क्या होता है? मीडियन वैल्यूज में से एक वैल्यू निकाल देते हैं हम, मतलब जो मिडल वैल्यू होती है एक तरह से, ठीक है। सो मीडियन इज अ वैल्यू दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द अरेंज्ड डेटा। अब जैसे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, मतलब मीन में हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देते हैं। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन में मतलब अगर पहले 3 है तो 3 को 5 के साथ, 5 को 1 के साथ, 1 को 9 के साथ, ऐसे हम जैसे डेटा है वैसे के वैसा उसको ऐड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन मीडियन में सबसे पहली चीज याद रखना कि ऐसा बिल्कुल नहीं चलने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले अपने डेटा को अरेंज करना है। कैसे? सबसे पहले इस डेटा को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लो, मतलब इसको किसी एक ऑर्डर में आपको अरेंज करना जरूरी है, ठीक है। तो अब मीडियन क्या होता है, ये जो डेटा है ना हमारा, इसमें मिडल वैल्यू जो होती है दैट इज द मीडियन। इट इज द वैल्यू दैट लाइज इन द मिडल ऑफ द अरेंज्ड डेटा विद हाफ ऑफ द ऑब्जर्वेशंस बिलो इट एंड हाफ अबव इट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इसका मीन निकालो तो आप क्या करोगे, आप सारे की सारे नंबर्स को ऐड करोगे और उसको टोटल नंबर दैट इज 9 से आप डिवाइड कर दोगे। लेकिन जब मुझे मीन निकालना है, तो मीडियन निकालना है, तो इस केस में तो क्या है कि ये डेटा ऑलरेडी अरेंज्ड है एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसका मीडियन क्या होगा, मीडियन इसमें से मिडल नंबर होगा जो जिसके ऊपर आधे नंबर ऊपर रह जाएंगे और आधे नीचे रह जाएंगे। तो इसमें देखो 1 2 3 4 नंबर्स ऊपर रह गए एंड 6 7 8 9 नीचे रह गया। तो इस डेटा का जो मीडियन है दैट इज 5, ठीक है। तो इट इज द मिडल वैल्यू बेसिकली। अब जैसे कि हमने क्लास 6 में भी किया था कि अगर मेरे पास ऑड नंबर ऑफ डेटा है तो मेरे लिए मीडियन निकालना तो बाएं हाथ का खेल है ना, कि चुपचाप से डेटा को अरेंज करो, मिडल वैल्यू निकालो, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर मेरे पास इवन नंबर ऑफ डेटा है तो उसमें मिडल वैल्यू कोई एक नहीं होती है, 2 होती है, लेकिन मीडियन तो एक ही होगा, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास इस क्लास में अब क्या है, फॉर्मूलाज हैं। तो यहाँ पर मीडियन में हम एक स्टेप फॉरवर्ड गए हैं, ठीक है। तो हमारे जो फॉर्मूलाज हैं वो क्या है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर ऑड, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, ठीक है, ऑड नंबर मतलब कि से 3 5 7 9 11 13 ऐसे ऑड नंबर ऑफ डेटा है, तो उसके लिए हमारा मीडियन क्या होगा, इट विल बी n, दैट इज द नंबर ऑफ टर्म्स में हम 1 प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर जो टर्म आएगी दैट विल बी आर मीडियन। ऑड नंबर अब इवन नंबर ऑफ डेटा में क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ डेटा क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू सी। फॉर्मूला को ध्यान रखना है क्योंकि फॉर्मूला ही सब कुछ है, यहाँ फॉर्मूला ही भगवान है। अगर फॉर्मूला याद है और सही फॉर्मूला आप लगा देते हो तो आपका आंसर ज़रूर सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। सो इट इज हाफ इनटू n/2th टर्म, ठीक है। सो नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं बेसिकली, सो डिवाइडेड बाय 2 वो वाली टर्म प्लस ये वाला जो फॉर्मूला है n/2 + 1th टर्म, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, दैट इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस चाहिए, और बाकी ऑल आर योर स्किल्स। ये पूरा आपके स्किल पे डिपेंडेंट है कि आप इसका आंसर सही निकालते हो कि नहीं। सो डोंट वरी, हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन हम गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। चलो चले, तो फिर कुछ प्रैक्टिस करना तो बनता है। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमें मीडियन निकालना है इस डेटा का। तो चलो
फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो ये मेरे पास एक डेटा है, हमें इसका मीडियन निकालना है। तो रफ कॉपी है साथ में, पेंसिल पेन सब कुछ रखा है ना साथ में, चलो बैठो। सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप दैट वी नीड टू डू इज अरेंज दिस डेटा बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मीडियन। ठीक है, तो बताओ क्या करें, असेंडिंग ऑर्डर में करें या डिसेंडिंग ऑर्डर में करें? चलो असेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट फर्स्ट अरेंज दिस डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। करो, सबसे छोटा नंबर है 8, देन 9। तो व्हाट आई ऑलवेज प्रेफर बच्चों कि मैं ना जो भी नंबर लिख रही हूँ मैं इसको ना यहाँ से स्ट्राइक ऑफ करती जाऊँ कि मैं कोई नंबर रिपीट ना कर दूँ या फिर किसी नंबर को मैं मिस ना कर जाऊँ। ठीक है, सो इट इज 8, देन 9, देन नेक्स्ट नंबर इज 10, देन नेक्स्ट वन इज 12, देन 13, देन 15 एंड देन 17। तो ये हो गया मेरा डेटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब क्या करो, अब यहां पर दूसरी लाइन लिखो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है? आपको पता है जो हमने दोनों फॉर्मूलाज पढ़े हैं ना, उसमें जो हमें मेन चीज चाहिए है वो क्या है, हमें इस डेटा से एज सच कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं करना है। हमें जो मेन चीज उस फॉर्मूला में डालने के लिए चाहिए दैट इज दिस n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो क्या आंसर आएगा बताओ? 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हमारा n क्या है? 7। और ये क्या है? ये ऑड है। ठीक है, तो अब अगर हमारा डेटा ऑड है, ठीक है, सो डेटा इज इन ऑड फॉर्म। ठीक है, तो हमें मीडियन निकालना है ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। करेक्ट? क्या करोगे बताओ, जल्दी से बताओ। फॉर्मूला लगाओगे कौन सा? n/2 प्लस 1, 1th टर्म। ठीक है, n क्या है? n इज 7, सो 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सो इट इज 8 बाय 2th टर्म, राइट? सो इट इज 8, 2 डिवाइडेड 2 बाय 8, सो इट इज 4th टर्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डेटा को हमने अरेंज ही क्यों किया था? ताकि हम यहां से वो टर्म निकाल सकें। सो दिस डजंट मीन कि 4 हमारा मीडियन है, इसका मतलब है कि 4th टर्म हमारा मीडियन है। तो 4th टर्म क्या हुआ? 1 2 3 4। तो इसका मतलब दिस इज द 4th टर्म एंड दिस इज आवर मीडियन। तो यहां पर जो हमारा मीडियन आया है इस डेटा का, दैट इज 12। समझ आई बात? पक्का से आ गई? ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं। अब देखो, जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने बोला था कि मीडियन क्या करता है? मीडियन एक ऐसा नंबर रहेगा हमारे पूरे लिस्ट में, ठीक है, जो भी हमारी लिस्ट बनी है नंबर और जो हमारा डेटा है उसमें ऐसा एक नंबर रहेगा जो आधे डेटा को ऊपर छोड़ देगा और आधे को नीचे। तो यहाँ पर देखो, आधा जो डेटा है वो इस तरफ रह गया, आधी नंबर ऑफ आधी ऑब्जर्वेशंस और आधी इस तरफ रह गई। तो ये बीच की एक टर्म निकल कर आई है। ठीक है, समझ आया? चलो, अब क्योंकि ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किया है तो इवन भी करना पड़ेगा। ठीक है, करें? चलो, अब ये है मीडियन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को अरेंज करेंगे। तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी करते हैं, जो भी नंबर लिखोगे उसको ऊपर से स्ट्राइक ऑफ करते जाओ। तो अब आप बोलोगे कि मैम एग्जाम में, तो एग्जाम में ना जैसे मानो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन पेपर है, दिस पेपर इज डिफरेंट, आप आंसर शीट में लिख रहे हो। तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर क्या है? अच्छा 3 है, तो 3 को स्ट्राइक ऑफ कर दो और 3 को अपने आंसर शीट में लिख लो। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स तो शुरू हुआ है, बड़े होते तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ मैथ जो हमारी डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी हैं इसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये जितना इजी है ना समझने के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो क्या करना है? 3 लिखा है तो 3 को स्ट्राइक ऑफ कर देना है। देन 4, देन 5
अब 6 तो है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना 5 एक और है, तो अगर मैं नहीं उसको स्ट्राइक ऑफ करती तो मुझे लगता कि 5 तो मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो 5 है, अब 6 है नहीं, 7 भी नहीं है, अब है 8, देन नेक्स्ट इज 9, देन 10, देन इट इज 11, फिर आता है 12 और फिर है हमारा 15। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेते हैं आप। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो आई एम राइटिंग इट इन शॉर्ट, ठीक है, तो ध्यान से आप भी कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 है, यहाँ पर भी काउंट कर लेते हैं टू क्रॉस चेक कि हमने कुछ मिस या कुछ ऐड तो नहीं किया है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो 10 ही है। अब एक चीज़ ना इसमें याद रखना कि अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि 2 बार 5 आया तो उसको हम एक बार काउंट करेंगे, इंडिविजुअली ये एक ऑब्जर्वेशन है, तो हम इसको 5 और 5 को इंडिविजुअली काउंट करेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है, आ रहा है ना समझ कैसे हम कर रहे हैं। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारी हो गई, अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है हमें मीडियन निकालना है ऑफ इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, OBSERVATIONS। तो ये हमें निकालना है किसका निकालेंगे, ये हम निकालेंगे इवन नंबर का। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि हमें फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। तो क्या था, हाफ, फिर बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, सो इट विल बी n बाय टूथ टर्म प्लस n बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, करें, ओके। तो n की वैल्यू पुट करो, सो इट विल बी हाफ, और n क्या है 10, सो 10 बाय टूथ टर्म प्लस 10 बाय 2 प्लस 1th टर्म, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब सॉल्व करो इसको 1 बाय 2, सो ब्रैकेट्स अभी खोलने नहीं है, ठीक है। सो इट इज 5th टर्म प्लस 10 बाय 2, सो अगेन 5 प्लस 1th टर्म, ठीक है। अब हाफ, ठीक है, सो हाफ को मैं ऐसे कॉपी कर रही हूँ, अच्छा ये मेरा इधर आ नहीं रहा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। सो इट इज 5th टर्म प्लस 6th टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं ऊपर इसका आंसर लिख रही हूँ, तो यहाँ पर हाफ और 5th टर्म क्या है, काउंट करो 1 2 3 4 5, दिस इज 5th टर्म और ये क्या है 6th टर्म है। सो 8 प्लस 9, मैंने सीधा टर्म लिख दी यहाँ पर, सो इट इज 1 बाय 2, 8 प्लस 9 इज 16 17, सो 17, ठीक है, सो इट इज 17 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या आएगा, सो 2 8 जा 16.5। तो मेरा जो यहाँ पर मीडियन आया है दैट इज 8.5 इज माय आंसर। तो रिकॉल करो, जब हमने ना क्लास 6 में ये सेम पढ़ा था तो हम क्या कर रहे थे, हमने बोला था कि अगर मान लो मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी ना दोनों मिडिल टर्म्स लूँगी। अब जैसे यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 ऑब्जर्वेशंस यहाँ रह गई, 4 यहाँ रह गई, तो ये दोनों ही मिडिल टर्म्स उठाऊंगी, इन दोनों का एवरेज ले लूँगी। तो अगर आप इस पॉइंट पर आके देखो ना, तो यहाँ पर भी हमने एवरेज ही लिया है, 8th और 9th टर्म को ऐड किया और उसको नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज एवरेज, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है 2 है, 2 से डिवाइड कर दिया, तो किया हमने वही है। बट क्योंकि अब हम थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं अपने स्टैट्स में, तो आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस आएंगी जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, तो वो सिंप्लीफाई तभी होंगी जब आप फॉर्मूलाज याद रखोगे या फॉर्मूला का यूज़ करके उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो समझ आ गया कि आंसर होने वाला है। किसी को कहीं पर भी कोई भी डाउट आता है, प्लीज़ आस्क इट ऑन आस्क क्वेश्चन सेक्शन या फिर लर्नो हब स्वयं में क्लास बुक कर लेना, okay? So this was all from our today's session. I hope you enjoyed it. I hope you liked it.
अगर कोई भी डाउट हो, यू नो वेयर टू कम. सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन यू ऑल टेक केयर एंड एज यू ऑल नो, लर्न हम मतलब फ्री है पर बेस्ट है.